गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BBSC थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में बात की थी, किसकी बात की थी? हमने बात की थी सिंधु नदी तंत्र की, और आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। भारत की सबसे लंबी नदी हम कह सकते हैं, और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो भी सर्वाधिक पाया जाता है। और ऐसा मानना है कि मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदियों में और विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में एक शामिल है, जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। और आज आपका टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि जो हमारी गंगा नदी है उसके बारे में। गंगा नदी दो शाखाओं के रूप में निकलती है, उसके बाद एक स्थान पे मिलती है जिस स्थान का नाम है देवप्रयाग। वहाँ से वह गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी भागों में निवास प्रवेश करती है, हरिद्वार से करती है। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आ जाता है कि गंगा नदी के बारे में पूछा जाता है कि गंगा नदी मैदानों में कहाँ प्रवेश करती है, तो हम क्या कहेंगे? हरिद्वार में। ठीक है। और गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, दाईं तरफ से आने वाली जो नदियाँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन हैं। और जबकि बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो कई बार सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, कौन सी नदी का उद्गम है, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। एक होता है उद्गम केंद्र, दूसरा कि सहायक नदियाँ जिनके माध्यम से नदी आगे बढ़ती है, और लास्ट में विसर्जन कहाँ होती है। बात करते हैं, गंगा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो नेपाल में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और दोनों बांग्लादेश में मिलती हैं, और उसके बाद कह सकते हैं कि हम बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं दोनों नदियाँ, और वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और किस प्रकार से गंगा नदी आगे बढ़ती है, कौन से स्थान पर कौन सी नदी उसमें आकर मिलती है और उसको किस नाम से जाना जाता है। रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जब भी बनाएं आप मैप की सहायता लें। और दूसरा रीज़न ये, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ किसकी सहायक नदी है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इसका अध्ययन करना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जो गंगा नदी है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा, दो नदियाँ होती हैं, दो धाराएं होती हैं, उनके संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। देवप्रयाग नामक एक स्थान होता है, वहाँ पर ये मिलती हैं। उसके बाद उसको गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का जो उद्गम होता है गंगा नदी के नाम से नहीं होता है, बल्कि जो जलधाराएं होती हैं, दो जलधाराएं होती हैं, दो नदियाँ होती हैं, एक है भागीरथी, दूसरी है अलकनंदा। ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है और वहाँ पर यह गंगा के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं, ये है हमारे पास भागीरथी नदी और ये है अलकनंदा। तो अब इनके बारे में पूर्ण रूप से आप इसी डायग्राम को इसी प्रकार से बनाना, फिर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो हमारी भागीरथी है गंगोत्री से निकलती है, उत्तर काशी में हम कह सकते हैं। गंगोत्री के निकट गोमुख है, वहाँ से क्या निकलती है? हमारी भागीरथी निकलती है। और ये जो अलकनंदा है, विष्णु प्रयाग में इसको अलकनंदा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सतोपंथ हिमानी है। यहाँ पर दो धाराएं हैं, एक है धौली गंगा, दूसरी है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा ये दोनों कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में मिलती हैं, और अलकनंदा जो नदी है उसका निर्माण होता है। अलकनंदा आगे बहती है, अलकनंदा में पिंडारी नदी आके मिलती है। पिंडारी नदी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उसको
किस नाम से जानते हैं? उसको कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं कि कर्णप्रयाग में कौन सी दो नदियां आके मिलती हैं? पिंडार नदी और अलकनंदा। ये दोनों नदियां जहाँ मिलती हैं, कौन सा प्रयाग है? कर्णप्रयाग। जैसे ही नदी आगे बढ़ती है, मंदाकिनी नदी आती है और अलकनंदा नदी में मिलती है। कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। कि रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? एक है अलकनंदा, दूसरी है मंदाकिनी। ये नदियां जहाँ मिलती हैं उसको रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। रुद्रप्रयाग से जैसे ही आगे बढ़ती हैं, भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और इसी देवप्रयाग से आगे जो नदी है उसको गंगा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी उसके देवप्रयाग से थोड़ा सा आगे हरिद्वार है। जैसे ही हरिद्वार, वहाँ पर जो नदी है गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, जो गंगा नदी है वो क्या करती है? मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी यहाँ से कहलाती है। एक बार वापस से बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा कि जो गंगा नदी है वो दो नदियों के संगम से बनी है, दो नदियों से बनी है। एक है अलकनंदा, दूसरी है भागीरथी। ये दो नदियाँ देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। वहाँ से उसके बाद इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। जो भागीरथी नदी है वह है गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और अलकनंदा हम कह सकते हैं, अलकनंदा है एक सतोपंथ हिमानी है। सही है, वहाँ पे दो नदियाँ हैं, एक है विष्णु गंगा, एक है धौली गंगा। ये दो धाराएं होती हैं। दो धाराओं के मिलने से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। धौली गंगा और विष्णु गंगा है वो विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। विष्णु गंगा और धौली गंगा जो है वो कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा के नाम से यहाँ इसको जाना जाता है। पिंडार नदी आती है। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती हैं? इधर से पिंडार नदी आ गई और ये अलकनंदा नदी हैं, दोनों कहाँ मिलते हैं? कर्णप्रयाग में मिलते हैं। पूछ लिया जाता है कि कर्णप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? अलकनंदा और कौन सी? पिंडार नदी। ठीक है, जैसे ही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती हैं रुद्रप्रयाग आता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। कि रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी जो नदियाँ हैं वो रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, भागीरथी आकर मिलती है कौन से स्थान पर? देवप्रयाग। देवप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? एक है अलकनंदा, दूसरी है भागीरथी। ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। और इसी के बाद जो नदी है गंगा नाम पड़ता है। इसके आगे ही इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ये दोनों महत्वपूर्ण थी। यहाँ से गंगा नदी की बात करेंगे हम कि जो गंगा नदी है वह मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है? गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इससे पहले गंगा नदी है जो पर्वतीय क्षेत्रों से बहकर आती है, लेकिन हरिद्वार जब आ जाता है तो हरिद्वार में क्या करती है? जो गंगा नदी है वह मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अब हम बात करें कि गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम का हमें पता है, बांग्लादेश से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी उसमें मिलती है जमुना के नाम से। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और पद्मा में एक बाराक या मेघना नदी और आके मिलती है। मेघना उसके आगे है, मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। और विश्व का सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट बात, भारत की दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जो हिमालय से निकलती है, कौन सी? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। कि गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जो हिमालय से निकलती है, नदी का नाम है क्या है? यमुना। ठीक है, यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना भी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से। यहाँ क्या है? इलाहाबाद है। इलाहाबाद के समीप क्या हो जाती है? गंगा और यमुना दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। इलाहाबाद के समीप क्या हो जाती हैं? गंगा और यमुना दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। अब यमुना नदी है, यमुना नदी उसकी सहायक नदियों की अगर बात करें, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये क्या हैं? ये चंबल की सहायक नदी है। और चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल गंगा की सहायक नदी है।
देखिए, अगर अपवाह तंत्र की बात करें कि कोई भी नदी होती है उसकी अनेक शाखाएं लगा लीजिए, अनेक सहायक नदियाँ लगा लीजिए, उन सभी को मिलाकर एक नदी तंत्र बनता है। ये जो नदी तंत्र है इसको हम क्या कहेंगे? गंगा नदी तंत्र। तो यमुना हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी जो गंगा नदी में किधर से मिलती है? दाहिनी ओर से मिलती हैं। बाकी हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं बाईं ओर से गंगा नदी में मिलती हैं, लेकिन यमुना नदी हिमालय की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम हिमालय पर्वत से है और जो दाहिनी ओर से आकर गंगा नदी में मिलती है। यमुना और गंगा नदी इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद में दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं। ठीक है, अब बात करें कि गंगा की दाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। बिल्कुल सीक्वेंस जो मैंने लिख रखा आपको वही याद करना है। सबसे पहले यमुना है गंगा की सहायक नदी। यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन, ये क्या है? दाहिनी ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। उसी प्रकार से अगर बाईं ओर की अगर हम नदियों की बात करें तो देखिए, दाईं और बाईं हम कैसे मानेंगे? नदी क्या हो रही है? इधर प्रवाहित हो रही है, इधर। तो ये हमारा कौन सा है? ये है दायां भाग और ये हाथ, ये कौन सा है? बायां। तो ये वाली जितनी भी नदी हैं ये दाहिनी ओर की नदी प्रवाहित किधर हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम दायां और बायां कहेंगे। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी की बाईं ओर वाली नदियां कौन सी हैं, दाईं ओर वाली नदियों का क्रम बताइए। तो वो आपको ध्यान रखना है कि बाईं नदी कौन सी है और दाईं नदी कौन सी है। दाईं की हमने बात करी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन, ये क्या है? सीक्वेंस से है। ये क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये हैं यमुना की सहायक नदी और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। जबकि टोंस और सोन ये सीधे क्या करती हैं? टोंस तो इलाहाबाद के थोड़ा सा आगे इलाहाबाद के समीप किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। और जो सोन नदी है पटना से पहले, पटना के समीप किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। चंबल की बात करें, सिंध, बेतवा, ये मोस्टली आपको पता है कहाँ से निकलते हैं। ये हमने नदियों और उनके उद्गम की बात करी है। तो ये जो नदियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी नदी तंत्र है, गंगा नदी की अगर हम बात करें, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ ही नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं वो भी क्या हैं? इस गंगा की सहायक नदियाँ हैं और इस नदी तंत्र के विकास में सहायक हैं। या अमरकटक का पठार लगा लीजिए, ये वाला जो क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है, यहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस ये नदियाँ निकलती हैं और गंगा की सहायक नदियों के रूप में कार्य करती हैं। अब बाईं ओर से जो नदियाँ मिलती हैं गंगा नदी में उसकी बात करते हैं। सबसे पहले है रामगंगा, सही है। रामगंगा के बाद है गोमती। गोमती जो नदी है वो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, या हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के ही समतल क्षेत्र से निकलती है। जिसको कहाँ से निकलती है? गोमती जो निकलती है एक फुलर झील है, मैदानी क्षेत्र से ही प्रवाहित होती है। नेपाल से इसका उद्गम नहीं माना जाता है। जो गोमती नदी है फुलर झील है, फुलहर झील, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और गोमती नदी पर ही लखनऊ और जौनपुर जैसे शहर भी स्थित हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर कहाँ स्थित है? जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे स्थित है और गोमती नदी के किनारे स्थित है। और इलाहाबाद से थोड़ा सा आगे ही गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। उसके बाद रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये जो नदियां हैं ये बाईं तरफ से आकर गंगा नदी में मिलती हैं। घाघरा की बात करें, गंडक की बात करें, कोसी की बात करें, नेपाल से निकलती हैं। ठीक है, जो घाघरा है उसको शारदा या काली नदी के नाम से भी जानते हैं। जो घाघरा है उसको शारदा या काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल से उसका उद्गम होता है और गंगा नदी की सहायक नदी है। आगे आकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक की बात करें, नेपाल में इसको शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। जैसे ही मैदान में प्रवेश करती है नारायणी के नाम से जाना जाता है, या हम कह सकते हैं कि मैदानी भागों में इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी है, कोसी नदी नेपाल से ही निकलती है, अपने साथ भारी मात्रा में गाद, मिट्टी, अवसाद लेके आती है
और इसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए क्या होता है, यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। यह जो नदी है वह अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? क्योंकि भारी मात्रा में क्या लेके आती है अपने साथ, गाद मिट्टी भारी मात्रा में लेके आती है, और यह अपनी ही नदी का मार्ग क्या कर देती है, अवरुद्ध कर देती है। जब रास्ता नहीं मिलता तो अन्य रास्तों से बहना प्रारंभ कर देती है। जब अन्य रास्तों से बहना प्रारंभ करेगी तो नदी अपने दिशा परिवर्तन के लिए या स्थान परिवर्तन के लिए जानी जाती है। बिहार के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो रात को आसानी से आराम से खेत में विश्राम कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो पता चले कि नीचे पानी आ गया, बाढ़ का पानी आ गया। कारण क्या है? यह जो कोसी नदी है अपने साथ भारी मात्रा में गाद मिट्टी अवसाद लेके आती है, और जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है क्या होता है, वो जो गाद मिट्टी लेके आती है उसको आगे वहन करने की इसकी क्षमता खत्म हो जाती है। मैदानी भाग में क्या समतल जो क्षेत्र होता है किस प्रकार से बहेगी, पूरे क्षेत्र में फैल के बहती है, तो अपने साथ जितनी भी गाद मिट्टी लेके आती है वो ही क्या कर देती है, इस नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। जैसे ही नदी का मार्ग अवरुद्ध होता है तो क्या होगा, नदी अन्य दिशाओं से होकर बहना प्रारंभ कर देती है, अन्य धाराओं के रूप में बहना प्रारंभ कर देती है, पूरे क्षेत्र में फैलकर बहती है। यही कारण है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी अपनी दिशा परिवर्तन और स्थान परिवर्तन के लिए जानी जाती है। जब इसकी इच्छा होती है तब इसकी दिशा और स्थान दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती है आगे महानंदा नदी। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, और हम कह सकते हैं कि गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, महानंदा, क्योंकि उस नदी के बाद में कोई भी बाईं ओर से भारत में कोई भी नदी उसकी सहायक नदी के रूप में नहीं जानी जाती है। कहते हैं कि इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, महानंदा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पास से इसका उद्गम होता है, और कहाँ मिलती है यह जब नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है उससे पहले यह गंगा नदी में मिलती है। तो गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, बाईं ओर से मिलने वाली में गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा है, जो गंगा नदी में जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली होती है उससे पहले गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जाना जाता है। इधर से जो मानसरोवर झील है वहाँ से क्या निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को नेपाल में या तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह भारत में प्रवेश करती है, पूर्वोत्तर राज्यों से अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में किस में मिलती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ये जमुना और पद्मा मिलते हैं, उसके बाद आगे यह पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा जैसे ही आगे बढ़ती है एक बराक या मेघना नदी है, बराक नदी बोल सकते हैं, मेघना नदी भी पूर्वोत्तर राज्यों से ही इसका उद्गम होता है, मणिपुर से। ये जैसे ही आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा नदी में मिलती है, उसके बाद यह नदी मेघना के नाम से जानी जाती है। देखिए पद्मा और जमुना मिलती हैं, पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा और मेघना मिलती हैं तो आगे मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है या डेल्टा का निर्माण करती है, और डेल्टा को क्या कहा जाता है, सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। देखिए क्या होता है कि डेल्टा का निर्माण किस प्रकार से होता है, जब नदी सागर में प्रवेश करती है तो अपने साथ जितनी भी गाद मिट्टी लेके आती है, क्योंकि उससे पहले वह समतल क्षेत्र में बहना प्रारंभ कर देती है। जैसे तो समतल क्षेत्र में बहना प्रारंभ कर देती है तो जितनी भी गाद मिट्टी लेके आती है उसको वहीं निक्षेपित कर देती है। तो एक धारा के रूप में नहीं, अनेक छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहती है। आप एटलस देखना, आप उसमें पता चलेगा जो नीली धारियाँ हैं वो नदी दिखाई गई है, जो नीली धारियाँ वो क्या दिखाई गई हैं, नदी दिखाई गई हैं, कि अनेक वितरिकाओं में होकर क्या होती है, वह बहती है।
जो नीली धाराएं दिखाई गई हैं वो आप देखना, जो डेल्टा बनाया गया है तो डेल्टा में इस प्रकार से होते हैं कि जैसे एक है उसके फिर आगे ऐसे अनेक, तो इस प्रकार से डेल्टा बनाया जाता है कि अनेक वितरिकाओं में इससे के भी टुकड़े, जिस प्रकार से तो आगे से आगे उसके टुकड़े होते जाते हैं, तो जितनी भी गाद मिट्टी लेके आती हैं उसको वहीं छोड़ देती हैं और अनेक वितरिकाओं में आगे बढ़ जाती है, तो छोटी छोटी धाराओं के रूप में 100 से अधिक धाराओं के रूप में आगे बढ़ जाती है और सागर में विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार जो डेल्टा का निर्माण होता है वो सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। अब सुंदर वन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण उसको सुंदर वन का डेल्टा कहा जाता है। बात आती है कि जो इसमें सागरीय जल होते हैं, इस पर यह जो सुंदरी वृक्ष है या सुंदरवन के डेल्टा में जो वनस्पति पाई जाती है वह लवणीय वनस्पति होती है। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? लवणीय वनस्पति पाई जाती है। और आप नंगे पांव उस पर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सरसों ऊपर से काट ली जाती है और वो लकड़ियां खड़ी रह जाती हैं, इस प्रकार से जो सुंदरवन का जो डेल्टा है उसमें उसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इसमें क्या पाई जाती है? लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है, सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक जो सुंदरवन का डेल्टा की अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, उसके बाद गुजरात में पाया जाता है। वैसे तो सबसे अधिक बांग्लादेश में पाया जाता है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो सुंदरवन का जो क्षेत्र है या सुंदरी जो वृक्ष है, मैग्रोव वन भी बोलते हैं इसको, किस नाम से जानते हैं? जवारीय वन या मैग्रोव वन। तो इनका जो विस्तार पाया जाता है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और उसके बाद कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। तो यहाँ क्या होता है? नदी गिर जाती है, सुंदरवन के डेल्टे का निर्माण कर देती है। इधर वाली नदियों की बात करें हम, जैसे ही नदी गिरती है उससे पहले देखिए क्या होती है? एक होती है वितरिका। वितरिका मतलब नदी से कोई शाखा अलग निकल गई, वापस नदी में नहीं मिलेगी। नदी की कोई भी शाखा नदी से अलग हो गई, जैसे यहाँ पर भागीरथी और क्या है? हुगली नदी है। भागीरथी और हुगली नदी है। भागीरथी के नाम से बांग्लादेश में जाती है और उसी के एक वितरिका क्या है? हुगली नदी है। हुगली नदी वेस्ट बंगाल में क्या हो जाती है? कोलकाता के समीप कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब पूछा जाए कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हुगली नदी के समीप कौन सा नगर बसा हुआ है, तो कोलकाता, या कोलकाता कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ से वितरिका एक निकलती है जिसको हम हुगली के नाम से जानते हैं। वेस्ट कोलकाता होती हुई कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी हुगली नदी पर फरक्का बांध बनाया गया है। फरक्का बांध का आपने सुना होगा कि फरक्का बांध कहाँ बनाया गया है? इसी हुगली नदी पर फरक्का बांध बनाया गया है। छोटा नागपुर पठार के आपने नाम सुना होगा कि जो दामोदर नदी है छोटा नागपुर पठार के मध्य से निकलती है और वहीं से बहती हुई कहाँ चली जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है और उसके बाद हुगली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी आगे बहती हुई पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई हुगली नदी में मिल जाती है और उसके बाद जो हुगली नदी है कोलकाता से होते हुए कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोलकाता कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो आप क्या कहेंगे? कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। फरक्का बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हुगली नदी पर बनाया गया है। दामोदर नदी है, कहाँ से उसका उद्गम होता है? छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से उसका उद्गम होता है और छोटे नागपुर पठार के मध्य में पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए हुगली नदी में आकर मिल जाती है। टोन्स की बात करें, सोन की बात करें, अमरकटक की पहाड़ियों से निकलती हैं और चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोन्स। जो चंबल नदी है भारत और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा के साथ साथ बहती है और जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है और किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद सिंध की बात आती है, बेतवा, केन, ये भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और जो टोन्स है, टोन्स और सोन, ये जो दो नदियां हैं ये डायरेक्ट कहाँ मिलती हैं? गंगा नदी में मिलती हैं। जबकि चंबल, सोन, बेतवा, केन ये यमुना की सहायक नदी है, जबकि टोन्स और सोन डायरेक्ट कहाँ मिलती हैं? गंगा नदी में मिलती हैं। और गंगा और यमुना जहाँ नदियाँ मिलती हैं वो है इलाहाबाद। उसके बाद की अगर हम बात करें, सोन नदी पटना से पूर्व किस में मिलती है? गंगा नदी में मिल जाती है।
अब बात आती है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, और उसके बारे में अगर हम बात करें तो मुख्य नदियाँ बता दी हैं मैंने आपको कि कौन सी नदी है, कहाँ से निकलती है, और मैप के माध्यम से आप इसको याद करेंगे, आपको अच्छे से याद रहेगी। घाघरा नदी है, काली या शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। गंडक है, नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है। मैदानी भाग में नारायणी के नाम से इसको जाना जाता है। और गंगा की जो सहायक नदी हैं उसमें यमुना हिमालय से निकलने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय पर्वत से निकलती है और गंगा में दाहिनी ओर से गंगा में मिलती हैं, जबकि हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो बाईं ओर से गंगा नदी में मिलती हैं। एकमात्र नदी यमुना नदी ऐसी है जो हिमालय से निकलने के बावजूद गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलती है। यह हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। नदी और उसके उद्गम की बात करी थी हमने कि गंगा नदी गंगोत्री के निकट गोमुख से, देखिए भागीरथी और अलकनंदा है, दो नदियों के संगम देवप्रयाग में होता है, उसके बाद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गंगोत्री के निकट गोमुख है, वहाँ से क्या होती है, भागीरथी निकलती है, एक संतोपत हिमानी है, वहाँ से विष्णु धौली और गंगा धौली दो धाराएं होती हैं, आगे अलकनंदा के नाम से उनको जाना जाता है। यमुना नदी है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। देखिए ये गंगा बनाई हमने, ये यमुना, तो ये भी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। चंबल की बात करें, जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। रामगंगा की बात करें, नैनीताल के समीप से निकलती है। घाघरा की बात करें, नेपाल से। गंडक नेपाल से। कोसी ये भी नेपाल से निकलती है। गोसाई धान एक शिखर है, कोसी वहाँ से निकलती है और अपने साथ भारी मात्रा में गाद मिट्टी लेके आती है। बेतवा है, विंध्यन पर्वत से निकलती है। सोन नदी है, मैकाल पर्वत हम जिसको बोल सकते हैं, वहाँ अमरकटक नामक स्थान है, वहाँ से क्या निकलती है, सोन नदी निकलती है और पटना के समीप क्या करती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ये था हमारा गंगा नदी तंत्र, सबसे अधिक क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी, जिसका जल संग्रहण क्षेत्र अपोआ क्षेत्र सबसे अधिक पाया जाता है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। और दूसरा बता ही दिया है कि किस नाम से गंगा जो नदी है वह डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए भागीरथी नदी जो होती है आगे कहाँ कर जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, वहाँ इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको जमुना के नाम से जानते हैं, दोनों नदियाँ मिलती हैं पद्मा और जमुना, आगे इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। उसमें फिर मेघना नदी आ जाती है, उसके बाद उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। फिर नदी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में जब नदी गिरती है तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और इसी क्षेत्र में बाघ भी पाए जाते हैं। सुंदरवन का डेल्टा नहीं, सुंदरवन का अभयारण्य भी है जिसमें बाघ भी पाए जाते हैं। तो ये था हमारा गंगा नदी तंत्र। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से पढ़ना ताकि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। और गंगा के बारे में जो जो मुख्य बातें थी वो बिल्कुल सही है, इसको आप डायग्राम से पढ़ना क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। डायग्राम बनाएं, 2 बार पढ़ें, खुद बोलने का प्रयास करें, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बिल्कुल ध्यान रहेगी कि अलकनंदा है, मंदाकिनी मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है, धौली गंगा विष्णु गंगा कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। निर्माण कहाँ से होता है, सतोपथ हिमानी से होता है। तो इन चीज़ों को इस अकॉर्डिंग, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, और नोट्स भी आपको इस अकॉर्डिंग बनाने हैं ताकि आप उनको भविष्य में काम में ले सको, जीवन में सफल हो सको, जो भी आपका लक्ष्य उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हाँ मुझे ये बनना है। और क्लास आप कंटिन्यू लें और उसमें सीरियल का ध्यान रखें कि पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस भी अकॉर्डिंग आपकी सीरियल चल रहा है उस अकॉर्डिंग। आज का क्वेश्चन है, सुनिए, आज का क्वेश्चन सुनिए। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली एकमात्र गंगा की सहायक नदी जो दाहिनी ओर से गंगा में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो दाहिनी ओर से गंगा में प्रवेश करती है। गंगा नदी बंगाल सुंदरवन का डेल्टा किस नदी के नाम से बनाती है? लास्ट में जब गंगा नदी कहाँ डेल्टा का निर्माण करती है तो उस समय उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? इन सभी क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।